नमस्कार, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जंग उन से मिलने के लिए नॉर्थ कोरिया पहुंचे। तो ये एक हिस्टोरिकल मूव रहा डोनाल्ड ट्रंप का। अभी तक कोई भी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया के दौरे पर नहीं गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले सिटिंग अमेरिकी प्रेसिडेंट बन गए हैं कि जिन्होंने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है, और इस हिसाब से जो है पूरी दुनिया को ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो है नॉर्थ कोरिया से बातचीत को लेकर के कितने गंभीर हैं। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने उसके बाद नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। दोनों तरफ से बयानबाजी हमें सुनने को मिलती थी और स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर धमकी देते हुए ये कहा कि अगर वो चाहें तो एक बटन दबा करके नॉर्थ कोरिया का समूल नाश कर सकते हैं। तो स्थिति बड़ी तनावपूर्ण रही। लेकिन 2018 के बाद हमने देखा कि सिंगापुर में जो इन दोनों नेताओं की बैठक हुई उसके बाद जो है स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि जो बातचीत हो रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन कहाँ एक तरफ जो है धमकी का दौर शुरू था, दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, और कहाँ वो एक टेबल पर बैठने के लिए सहमत हो गए कि नहीं हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके कोई ना कोई नतीजा निकालेंगे। हालांकि कोई नतीजा अभी तक निकला नहीं है। और ये हिस्टोरिकल मूव जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया है और वो जो है नॉर्थ कोरिया गए हैं और वहाँ दोनों नेताओं के फ्रेंडली फ़ोटो खींचे गए, बातचीत हुई और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और व्हाइट हाउस आने का न्योता भी डोनाल्ड ट्रंप ने किम को दिया। तो ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है 2018 से ही, इसको जो है हमें समझने की ज़रूरत है और यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के पूरे रिलेशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोरिया का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जब कोरिया के इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया के लोग एंटी अमेरिकन और एंटी जापानी सेंटिमेंट रखते हैं। उनकी भावनाएं क्यों जो है अमेरिका और जापान के नाम को सुनते ही भड़क जाती हैं। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझेंगे, और जब उसे हम समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि क्यों बातचीत से बार बार खुद को अलग कर ले रहे हैं किम। आखिर क्यों वो अविश्वास दिखा रहे हैं, क्यों ट्रंप की बातों पर जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें जो है समझना होगा हिस्ट्री ऑफ कोरिया को, कोरिया के इतिहास को। वैसे भी जो है विश्व इतिहास हमें पढ़ना है, तो इस लेक्चर में हम जो है कोरिया के इतिहास को बहुत डिटेल में समझेंगे और सभी कारणों को समझेंगे कि आखिर जो है जापान ने किस प्रकार के अत्याचार जो है कोरिया में किए, अमेरिका ने किस प्रकार से अपनी भूमिका जो है निभाई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जिसकी वजह से जो है अग्रेसन नॉर्थ कोरिया के लोगों का उसके प्रति है, और बहुत सारी बातें जो है इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, और अगर ये अच्छा लगे तो इस लेक्चर को जो है लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है एक मैप से शुरू करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोरिया का मैप जो है हमें दिख रहा है, ठीक है।
कोरिया एक देश जो बाद में जो है बट गया, उन सब बातों को हम देखेंगे। तो ये हमें जो है पूरा कोरिया दिख रहा है। इसमें जैसा कि ये तो मान लीजिए समुद्र है, इसको ऐसे समझिएगा, हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं नॉर्थ कोरिया, ये जो ऊपर का भाग है, और जो है नीचे साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है, और सियोल को हंजा लिपि में लिखा गया, हंजा लिपि है यहाँ की, उसमें लिखा गया है। और प्योंगयांग जो है नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, ठीक है। इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें देख लीजिए। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर क्या है, ये पूरा इलाका, ये जो है चीन है, मंचूरिया का रीजन। उसके अलावा यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप जो है देखें तो ये यहाँ से जाकर के रूस से मिल जाता है, ठीक है। तो उत्तर में ये जो कोरिया है, या अब इस स्पेसिफाइड हो जाए, हम जो है नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो है उत्तर में चीन के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और उत्तर पूर्व में ये जापान के साथ जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और इधर जो है नीचे दक्षिण में साउथ कोरिया है, ठीक है। और बीच में जो है 38वीं समानांतर रेखा है, जिसके हिसाब से इन दोनों लोगों को बांटा गया है। तो इधर से इस साइड हम बात करें, जो है पश्चिम की बात करें, तो चीन और जो है नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करता है येलो सी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सी ऑफ जापान है, ठीक है। ये आपने मैप देख लिया, ये कोरिया है, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, और जो है ये आप जो है मैप देख पा रहे हैं, इसमें जो है ये जो पूरा एरिया है, ये कोरिया का एरिया है, यही कोरिया है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये कोरिया का, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम इतनी बातें हमने कर ली, तो टाइम लाइन बना करके हम उन परिस्थितियों को समझना चाहते हैं जिनमें कि अंततः कोरिया दो भागों में डिवाइड हो गया। हमने देखा नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पहले ये एक ही कोरिया था, तो किस प्रकार से ये हुआ, और इसके लिए जो है हम इतिहास में पीछे जाएंगे और शुरू करेंगे तब से कि जब कोरिया में 3 साम्राज्य चल रहे थे। इस काल को, इस समय को जब 3 साम्राज्य ये चल रहे थे, लगभग पहली शताब्दी से लेकर 6वीं और 7वीं शताब्दी तक की बात मैं कर रहा हूं। तो 3 साम्राज्यों का काल, 3 साम्राज्यों का काल यानी कोरिया पर 3 राजवंश शासन कर रहे थे। कौन कौन? तो कोरिया का जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी जिस पर इस समय किम शासन कर रहे हैं, ठीक है, उस क्षेत्र पर जो है गोगुरियो साम्राज्य जो है शासन कर रहा था। और दक्षिणी क्षेत्र पर, ठीक है, यहां पर 2 राजवंश थे, बैगजे और सीला, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो है बड़ा टफ है, इसलिए हर जगह हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखा गया है। तो ये साम्राज्य जो है चल रहा था। इसमें अगर हम बात करें गोगुरियो की, तो ये बाद में तो 5वीं शताब्दी के आसपास ये बहुत मजबूत साम्राज्य बना और एशिया के एक बड़े शक्ति के रूप में जो है ये स्थापित हुआ। तो अब ये आप देख लें, 3 किंगडम ऑफ कोरिया, ये मैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस साम्राज्य की हम बात कर रहे थे, गोगुरियो की। तो ये जो है 5वीं शताब्दी में जब अपने चरम पर था, तो ये दक्षिण में सियोल तक स्थापित था, दक्षिण में सियोल, उत्तर में मंचूरिया, रूस का भाग इतना बड़ा जो है
ये साम्राज्य था। ठीक है, बहुत मजबूत और बहुत बड़ा साम्राज्य, आप जैसा कि मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, और उसी समय का ये जो है एक पेंटिंग है जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है कोरियंस की। ठीक है, तो अब जो है हम आ जाते हैं यहां टाइमलाइन पर। ठीक है, 8वीं शताब्दी में यहां पर जो है कोरिया में एक राजवंश स्थापित हुआ जिसका नाम था गोरियो। गोरियो साम्राज्य की स्थापना, और यहां से जो है बौद्ध धर्म का, गोरियो साम्राज्य के समय से बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ कोरिया में। और ये काल जो गोरियो का काल जो है, ये काल है एक कोरिया का, यानी लगभग संपूर्ण कोरिया जो है जिसे हम आज देखते हैं वो एकीकृत हो गया था। हमने क्या देखा 3 साम्राज्यों के काल में कि 3 हिस्से थे, 3 साम्राज्य स्थापित थे। जैसे आज 2 साम्राज्य हैं, 2 देश हैं, तो उसकी जगह एक साम्राज्य यहाँ पर हुआ और यहाँ काफ़ी जो है चीज़ों में सुधार किया गया। जैसे पहली बार कानूनों का संहिता को संहिताबद्ध किया गया, यानी उनको जो है प्रॉपर लिखा गया। सिविल सर्विसेज की शुरुआत जो है यहाँ पर की गई, और जो है त्रिपिटक, ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक जो है लकड़ी के बाक्स पर लिखा हुआ यहाँ रखा गया। इसी समय वो बना था। 1392 में गोरियो राजवंश का जो है अंत हो गया। और किसने अंत किया? तो ये अंत करने वाले थे जनरल सी योंगे। जनरल सी योंगे ने जो है गोरियो राजवंश का अंत कर दिया और यहाँ पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसे हम जानते हैं जोसोन। बहुत लंबे समय तक चलने वाला ये राजवंश है। कब से कब तक चला? तो 1392 से शुरू होकर 1894 तक ये राजवंश चला, जोसोन। ठीक है, राजवंश की स्थापना। और फिर यहीं से जो है कन्फ्यूशियस जो विचारधारा है, या आप धर्म कह लीजिए, चीन के जो है महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, लगभग गौतम बुद्ध के समानांतर, उन्होंने भी एक प्रकार से ये धर्म ही है, संप्रदाय जो कह लीजिए आप, कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना हुई। जापान के लोग भी बहुत इससे प्रभावित रहे, चीन के तो हैं ही। उसके अलावा जो है यहाँ पर जोसोन राजवंश का तो ये धर्म बनी गया, कन्फ्यूशियस। ठीक है, कोरिया की आधिकारिक विचारधारा बनाया गया, हालांकि धर्म के रूप में भी इसे मान्यता है। अब ये जैसा कि हमने मैप देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं आधुनिक कोरिया में। तो आधुनिक कोरिया में हमें क्या दिखता है कि 1870 का दशक चीन के प्रभाव से कोरिया को बाहर निकालने और कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु जापान का प्रयास प्रारंभ। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ से हमने देखा 1894 तक, उसके बाद हम सीधे 1870 पर आ गए और अब यहाँ से जो है हम बात करते हैं आधुनिक कोरिया की। तो आधुनिक कोरिया के इतिहास को हम प्रारंभ करेंगे 1870 के दशक से, जब कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जापान प्रयासरत हो गया। तो कुछ बातें जापान की, तो देखिए जापान में जो है मेइजी सुधार लागू हुए और बहुत तेजी से एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के रूप में जापान का उदय शुरू हो गया। जापान के औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और ऐसे में जापान ने अपने पड़ोस में कोरिया को कच्चे माल के संसाधन के रूप में देखना शुरू किया और यहाँ पर अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए कि ये जो राजवंश था, जोसोन राजवंश, इस राजवंश पर जो है चीन के क्वीन साम्राज्य का प्रभाव बीच में हो गया था। चाइना बड़ा साम्राज्य,
कोरिया के बगल का ही देश, और ऐसे में क्वीन साम्राज्य का अधीनता कहना तो ये शब्द ठीक नहीं होगा, लेकिन एक प्रभाव जो है, होल्ड जो है क्वीन साम्राज्य का इनके ऊपर था, जोसोन राजवंश का, ठीक है। और ऐसे में 1870 के दशक में जब कोरिया में घुसने का प्रयास करने लगा जापान, तो जापान की ये चाहत हो गई कि यहाँ से चीन के प्रभाव को कम किया जाए या खत्म किया जाए, ताकि जो है हम अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें कोरिया में और वहाँ से कच्चा माल जो है हम ले पाएं। और ऐसे में जब दो उपनिवेशों का हित टकराया, यानी चीन और जापान का हित आपस में टकराने लगा, किस मुद्दे पर? कोरिया के मुद्दे पर, तो अंततः जो है हो गया प्रथम चीन जापान युद्ध, ठीक है। प्रथम चीन जापान युद्ध किस मुद्दे पर हो गया? तो कोरिया के मुद्दे पर, कोरिया में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रथम चीन जापान युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ कि उतने बड़े क्वीन साम्राज्य को जापान ने हरा दिया। 1894-95 मेइजी सुधारों के बाद दुनिया में एक ताकत के रूप में खड़ा हुआ जापान ने इतने बड़े साम्राज्य को हरा दिया। और जब हरा दिया तो संधि हुई, जिसे हम कहते हैं शिमोनोसेकी की संधि, ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी। और इस शिमोनोसेकी की संधि में जो अनुच्छेद 1 था वो क्या कह रहा था? तो अनुच्छेद 1 ने कहा इस संधि के कि चीन ने कोरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जापान ने चीन से ये कहा कि अब आप हार चुके हैं और अब जो है कोरिया पर अपने दावे को छोड़िए। तो चीन को मजबूर किया गया कि वो कोरिया पर अपना दावा नहीं करेगा, कोरिया से चीन पीछे हटेगा और चीन कोरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देगा। तो 1895 से जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस संधि के हिसाब से तथाकथित स्वतंत्र राष्ट्र, क्योंकि जहां चाइना ने विड्रा किया 1895 के बाद, इस संधि के बाद, जापानियों से हारने के बाद, वहां पर जापानी सैनिक कोरिया में बैठ गए, क्योंकि उन्हें तो लगा कि अब तो चीन चला गया, अब हम अकेले हैं और जिस चीन को हमने हरा दिया उसके प्रभुत्व में रहने वाला कोरिया, इसकी क्या हैसियत है, ठीक है। तो इधर ये पूरा मामला हुआ, चीन जापान युद्ध जो है चीन से पीछे हट गया, कोरिया से पीछे हट गया चीन। अब देखिए इसी समय में इसी जोसोन राजवंश अभी चल रहा है, जोसोन राजवंश ही वहां पे, तो जोसोन राजवंश के ही गोजोंग, किंग गोजोंग ने एक जो है अपने सरकार का नाम बदला। जैसे पहले क्या था? जोसोन इंपायर, जोसोन राजवंश, उसको क्या कर दिया गया? कोरियन साम्राज्य, यानी जो है कोरियाई साम्राज्य, कोरियन एम्पायर, ठीक है। बस केवल नाम का चेंज है। अब जो है 1897 से 1910 तक जो शासन प्रणाली चला वो जो है कोरियन एम्पायर के तहत चला। और जो है ये किंग गोजोंग जो थे, इनका नाम रख दिया गया इंपरर गोजोंग। ये दो परिवर्तन जो है हुए। और इस दौर में ये समझिए कि स्वतंत्र राष्ट्र तो कहा जा रहा है, लेकिन ये असल में स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। जापान का प्रभुत्व इनके ऊपर है, गोजोंग के ऊपर जापान का प्रभुत्व है। हालांकि जो है कोरियन एम्पायर के इंपरर गोजोंग है, ठीक है। तो इसी काल में जो है जब ये साम्राज्य बना तो एक प्रकार से जो है रिफॉर्म की शुरुआत हुई, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप देख लें जो है, ठीक है। हमने यहाँ पर इस साम्राज्य को 1894 तक जो है दिखाया है, 1894 तक दिखाया गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1897 में क्या बन गया? कोरियन एम्पायर बन गया, जो है जोसोन एम्पायर के जगह, लेकिन शासन जो है इसी राजवंश का रहा, ठीक है।
अब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ कोरिया में, तो कहां कहां मॉडर्नाइजेशन हुआ? सेना, मिलिट्री का आधुनिकीकरण, शिक्षा सेवाओं का आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, बहुत जो है आधुनिकीकरण का दौर चला इस देश में इस पीरियड में। ठीक है, इसी समय जो है कोरिया के मुद्दे को लेकर के, अब चूंकि जापान का प्रभुत्व हो चुका था कोरिया पर और रूस के भी अपने हित थे कोरिया के साथ। ठीक है, हालांकि ये बहुत सारे, जैसे जो रूसो जापानीज वार है जो 1905 में लड़ी गई, 1905 के रूसी जापानी युद्ध के कारणों का हम अलग से विश्लेषण करेंगे, अलग से लेक्चर उस पर लेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरिया पर जापान का प्रभुत्व हो जाने और अपने भी हित को पुश करना चाहता था रूस, और ऐसे में जो है ये दोनों रूस और जापान जो है आमने सामने आ गए। कब आ गए? 1905 में आ गए। और इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध का जो परिणाम था उसने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया। क्या हुआ कि भारी भरकम जार साम्राज्य के तहत शासित रूसी साम्राज्य को एक छोटे से 2.5-3 लाख वर्ग किलोमीटर के देश जापान ने हरा दिया। यह बहुत बड़ी घटना थी 19वीं शताब्दी की। पूरी दुनिया हतप्रभ कि जापान ने आखिर कैसे ये किया, इतने बड़े रूस को कैसे हरा दिया। इसी रूसी जापानीज वार से एक लर्निंग मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, भारत में जो अंग्रेजों का शासन स्थापित था उसमें एक बड़ा झूठ जो भारतीयों के दिमाग में बैठा दिया था अंग्रेजों ने रोज रोज कहते हुए, वो ये था कि गोरे एक उच्च नस्ल के हैं। गोरे यानी पूरे यूरोप के निवासियों की बात हम कर रहे हैं, केवल अंग्रेजों की नहीं। गोरे उच्च नस्ल के हैं और वो ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें युद्ध में नहीं हराया जा सकता। गोरे जो है शासन करने के लिए ही पैदा होते हैं, गोरों को युद्ध में नहीं हराया जा सकता। और ऐसे में जब पश्चिम की ताकत जार साम्राज्य को, जो गोरों की सरकार थी, उनको जो है जापानी यानी एशिया के कालों ने हराया, तो ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो इंग्लैंड के उपनिवेशों में पहुंचा। उसमें से एक भारत भी था, और भारत में उस झूठी बात जो वर्षों तक भारतीयों के मन में बैठाई गई थी वो झूठी निकल गई। सबने देख लिया कि नहीं, एक एशियन पावर ने एक यूरोपीय पावर को हरा दिया। और ऐसे में सबको यह समझ में आया कि ये गोरे जो हैं ये अजेय नहीं हैं, इन्हें जीता जा सकता है। अच्छी सेना चाहिए, अच्छा अनुशासन चाहिए सैनिकों में, अच्छी युद्ध की रणनीति चाहिए, अच्छा अस्त्र शस्त्र चाहिए। अगर इस सब की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर प्लानिंग बनाकर इनको हराया जा सकता है। किनको? गोरों को हराया जा सकता है। ये अजेय नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन बना? तो जापान बना, जिसने जो है रूस को हरा दिया। जापान एक एशियाई ताकत जिसने रूस को हरा दिया। ठीक है, तो एक लर्निंग जो है भारत के क्रांतिकारियों को यहां से मिली। और जब रूस को हरा दिया जापान ने, तो जापान की कीर्ति पूरे दुनिया में फैल गई। बड़े आश्चर्य से लोग देखते थे कि अच्छा, जापान ने रूस को हरा दिया। और ऐसे में जब जापान इतना ताकतवर हो गया तो उसने तुरंत जो है दावा ठोक दिया खुले तौर पर, और 1905 में जापान कोरिया साम्राज्य का संरक्षक बन गया। तो ये कोरिया देश का संरक्षक बनकर के उभर गया। और 1910 में सीधे सीधे जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। आप
संपूर्ण ताकत जापान के पास। अब कोई कठपुतली सरकार भी नहीं वहां बैठेगी। अब सीधे सीधे डायरेक्ट जो है जापान के हाथ में सत्ता चली आई कोरिया की। और इसके बाद से बहुत अमानवीय अत्याचार जापानियों ने कोरियन नागरिकों पर किया। उनकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाया गया। कोरियन भाषा को प्रतिबंधित किया गया। कहा गया कि जापानी बोलिए। लाखों कोरियंस को जो है जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। उन्हें युद्ध के अग्रिम मोर्चों पर भेजा गया। तमाम तरह की ऐसे अमानवीय कार्य इस दौरान 1910 से लेकर के 1945 तक कोरिया में चलते रहे जापान के द्वारा। तो यहां यह समझ लीजिए कि यह सेंटिमेंट आज भी, जापान विरोधी सेंटिमेंट आज भी बना हुआ है नॉर्थ कोरिया के लोगों के बीच कि नहीं, इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। तो जापान से नॉर्थ कोरिया का एक रिलेशन आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ? अब हम जानते हैं कि दुनिया जो है विश्व युद्ध लड़ने लगी। सारे देश मिल करके सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ने लगे। और सेकेंड वर्ल्ड वार में हमें पता है कि जर्मनी, जापान, इटली यानी धुरी शक्तियों की हार हो गई। और जब जापान की हार हो गई तो क्या हुआ? जापान जब हार गया तो कोरिया पर से उसका दावा खत्म हो गया। ठीक है, जापान जब हार गया तो उसका उपनिवेश कोरिया था, तो वहां से भी जापान का दावा क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जब जापान का दावा समाप्त हो गया तो कहा जाता है कि उस समय जो है रूस की सेनाएं मंचूरिया में थी। और जब ये देख लिया गया, स्पष्ट हो गया रूस को कि नहीं, अंततः फाइनली जो है ये हार जाएगा, जापान अब जीत नहीं सकता, तो उसने अपनी सेनाओं को मूव कर दिया कोरिया की तरफ। तो रूसी सैनिक जो है कोरिया में पहुंच गए और उधर अमेरिका ने अपने सैनिकों को मूव कर दिया। और जब फाइनल जापान ने आत्मसमर्पण किया अमेरिका के सामने, तो उस समय क्या स्थिति थी कि आधे कोरिया, जिसे हम दक्षिण कोरिया कहते हैं, उस वाले साइड पर जो है रूस, ठीक है, और शेष आधे हिस्से पर रूस का अधिकार हो गया। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया पर अमेरिका का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और उत्तर कोरिया पर रूस का अधिकार था। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं यहां, ठीक है, यहां ये इस वाले हिस्से पर अमेरिकी सैनिक थे और इस वाले हिस्से पर जो है सोवियत रूस के सैनिक थे। और इसी समय जो है आत्मसमर्पण हुआ। अब ऐसे में विचार ये आया कि कोरिया के मामले को यूएन के तहत जो है यहां चुनाव कराए जाएंगे। अमेरिका ने ऐसा प्रस्तावित किया कि एकीकृत कोरिया में चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव करा करके नेता चुने जाएंगे और फिर दोनों देश की सेनाएं जो है विड्रा कर जाएंगी फाइनली। हालांकि स्थिति हम जानते हैं कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसी के साथ दुनिया में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अब दुनिया में केवल दो शक्तियां थी, एक रशियन एम्पायर और दूसरा जो है अमेरिका। ठीक है, तो रशियन एम्पायर तो ये शब्द ठीक नहीं होगा, राजाओं का समय नहीं। तो एक तरफ जो है रसिया और एक तरफ अमेरिका था। ब्रिटेन, फ्रांस ये शक्ति के रूप में विश्व में कहीं नहीं रह गई। तो बहुशक्तिय विश्व का मामला खत्म हो गया और दो शक्ति उभर करके विश्व में आई। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये दोनों शक्तियां जो है पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अमेरिका को लग रहा था कि हम पीछे हटेंगे तो ये पूरा जो कोरिया है उसे अपने अधिकार में ले लेगा सोवियत रूस, और सोवियत रूस को ये लग रहा था कि ये जो है हम हटे तो अमेरिका पर चले जाएंगे। और ऐसे में जो है स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और फाइनली ये तय हो गया कि अब यहाँ चुनाव वगैरह कुछ नहीं होंगे
और सबसे पहले मूव किया अमेरिका ने, और यहां अगस्त 1948 को अमेरिकी मदद से सेंगमेनरी ने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना कर दी। ठीक है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना कर दी गई, यानी इस वाले हिस्से में इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहां देखिए एक बात और आपको बताऊं, ये दोनों देश जो है खुद को कोरिया लिखते हैं, नॉर्थ और साउथ कोई नहीं लिखता है। ठीक है, और यहां तो मान लीजिए कि साउथ में तो आप जा करके साउथ कोरिया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपने जो है नॉर्थ कोरिया इस शब्द का प्रयोग किया तो आप भारी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये लोग जो है इसे कोरिया ही कहते हैं, नॉर्थ और साउथ नहीं, क्योंकि कोरिया तो एक देश है। सबका मानना है कि एक दिन आएगा जब ये दोनों कोरिया एक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोरिया, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी IRK की स्थापना जो है यहां पर हो गई, और सियोल को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो सियोल को राजधानी बना दिया गया। तो ये कैसा देश बना? तो ये अमेरिका के नेतृत्व में एक पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन करके उभरा। कौन? तो जो है दक्षिण कोरिया। इसकी राजधानी कहां? सियोल। ठीक है, अब जब यह मामला हुआ तो रसिया कहां पीछे रहने वाला था? उसने भी जो है एक सरकार का गठन कर दिया, और इस सरकार का नेता किसको बनाया रसिया ने? तो इस सरकार के जो है नेता बने किम जंग उन के दादाश्री किम इल संग। तो किम इल संग को जो है नेता बना दिया गया। ठीक है, ये कौन थे? तो ये जो है जब जापान ने कब्जा किया हुआ था कोरिया में, तो वहां जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसमें ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, और एक जो है मजबूत राष्ट्रभक्त के रूप में उस पूरे लड़ाई में ये उभर करके आए थे, और रशियंस का हाथ इनके सर पे था। तो सोवियत रूस की मदद से किम इल संग डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस नाम से सरकार स्थापित हुई। कहां? नॉर्थ कोरिया में। और इसके सुप्रीम लीडर, यहां सुप्रीम लीडर शब्द का प्रयोग होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नहीं। तो सुप्रीम लीडर बने जो है किम इल संग, और प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी बनी। ठीक है, तो जो आज की स्थिति है वो स्थिति जो है सितंबर 1948 में नॉर्थ में, और अगस्त 1948 में जो है यहां पर साउथ कोरिया में स्थापित हुई। तो दोनों जगह दो सरकार स्थापित हो गई। ठीक है, अब जो है हम आपको आगे बढ़े उससे पहले एक परिचय जो है किम डायनेस्टी का देना चाहेंगे। ठीक है, तो इन लोगों को तो हालांकि तानाशाही कहा जाता है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं इस इमेज में, तो ये है किम इल संग। ठीक है, इन्होंने ही पहली सरकार बनाई वहां पर, और ये जो है सुप्रीम लीडर बने। इनका रीजन रहा 1948 से लेकर के 1994 तक। ठीक है, किम जंग इल यानी इनके पुत्र किम इल संग के पुत्र किम जंग इल, इन्होंने शासन किया 1994 से लेकर के 2011 तक जो है। और जब से उत्तर कोरिया का नाम पूरे विश्व में बहुत तेजी से आगे आया और लगभग सबने जाना, और सबसे जाना पहचाना जो चेहरे बने वो थे इनके पोते किम जंग उन। ये 2011 से शासन कर रहे हैं, और इनके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दादा जी हैं इनके, और इनके ये पिताजी हैं। ठीक है, ये अभी तक तीसरी लीडरशिप किम खानदान की शासन में है कोरिया में। ठीक है, तो इन लोगों को आप देख सकते हैं। तो जी किम जंग उन से आप लोग तो परिचित ही हैं। तो अब ये पूरा आपने देख लिया।
लेकिन जब 1948 में नॉर्थ कोरिया के ये शासक बने, सुप्रीम लीडर बने, तो इनके मन में एक बात चल रही थी कि हमारा जो एक हिस्सा है, यानी जो है जिसे हम साउथ कोरिया कहते हैं, उसको भी हमें एक करना है, यूनिफिकेशन करना है कोरिया का। ये जो अमेरिका है इसने हमें बांट दिया, अमेरिका और रसिया के साथ जिस प्रकार से जर्मनी बट गया था उसी तरह से जो है यहां बट गया। ये जो नॉर्थ है ये सोवियत के अंडर में चला गया और ये जो है एक साम्यवादी देश बना और ये एक पूंजीवादी देश बना साउथ। तो ऐसे में जो है इन्होंने सोचा कि हमें एक कोरिया की स्थापना करनी है और इस जो है दम से किम इल संग ने जो है एक अटैक कर दिया। किसके ऊपर कर दिया? तो दक्षिण कोरिया के ऊपर उत्तर कोरिया ने आक्रमण कर दिया, यानी किम इल संग ने आक्रमण की घोषणा कर दी। कहा जाता है कि अमेरिका को यह लगता था कि स्टालिन के कहने पर यह जो है रूस आक्रमण कर रहा है और यहां पर दो शक्तियां जो है लड़ रही हैं, एक अमेरिका और एक जो है रूस, और बीच में ये लोग जो हैं किम इल संग वगैरह ये लोग एक पपेट ही हैं। लेकिन अभी जो है जो बात सामने आ रही है उसमें यह आ रहा है कि ये जो निर्णय युद्ध का लिया गया था वो किम इल संग ने ही लिया था। ठीक है, तो इन्होंने अटैक कर दिया और अटैक कर दिया तो ये पूरी बात मैंने लिखी है, उसको समझाता होता हूं। कोरिया के एकीकरण हेतु उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया पर आक्रमण। ठीक है, युद्ध में कोरिया को बढ़त, युद्ध में यहां पर जो है युद्ध में लिख लीजिएगा उत्तर। ठीक है, उत्तर कोरिया को बढ़त। ठीक है, युद्ध में उत्तर कोरिया को बढ़त। उत्तर कोरिया जो है बहुत तेजी से बढ़ा, सियोल वगैरह पर कब्जा कर लिया। अब जब ये उत्तर कोरिया ने जो है दक्षिण कोरिया पर कब्जा कर लिया, वो यहां तक आ गया तो जो है 38वीं समानांतर रेखा डांक करके वो आगे आ गया। तो फिर जो है अमेरिका पहुंचा यूएन में और उसने जो है सारी बातें बताई कि देखिए स्टालिन जो है हमला कर रहे हैं, ये है वो है सारी बातें। और फिर जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ये कहा उत्तर कोरिया से कि आप विड्रॉ हुइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, आप किसी दूसरे देश की जमीन को क्यों हड़प रहे हैं, पीछे जाइए। जो की बात जो है उत्तर कोरिया नहीं मानी और अंततः पूरा मामला अमेरिका का था। यूएन केवल एक जो है उस तरीके से छाया बना अमेरिका के लिए और अमेरिका ने जो है 14 देशों का गठबंधन बना करके, जिसमें ज्यादातर सैनिक अमेरिका के ही थे, जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में जो है दक्षिण कोरिया की तरफ से धावा बोल दिया उत्तर कोरिया के ऊपर। अब युद्ध में, जिस युद्ध में अमेरिका आ गया, उस युद्ध में क्या होना था, तो उत्तर कोरिया जो है बहुत पीछे ढकेल दिया गया और प्योंगयांग यानी उत्तर कोरिया की राजधानी पर भी अमेरिकी सैनिकों का कब्जा हो गया। लेकिन जब मंचूरिया के पास जो है चीन ने इतने अमेरिकी सैनिकों को देखा तो उसे यह लगा कि अभी युद्ध की स्थिति इस तरीके से चल रही है, कहीं जो है ये लोग चीन में न घुस जाएं। और वैसे भी माओ जेडांग के नेतृत्व में अब तक चीन की क्रांति हो गई थी और चीन भी एक साम्यवादी देश था, उत्तर कोरिया भी एक साम्यवादी देश था और रूस भी एक साम्यवादी देश था। और उनके विपक्ष में कौन थे, तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश था। तो एक इसी तरह से टकराव का विषय तो था ही, समाजवाद और पूंजीवाद का। और ऐसे में कहा जाता है कि चीन ने 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया उत्तर कोरिया में स्वयं सेवक के नाम पर। और इसके मोबिलाइजेशन करते ही जो है अमेरिकी ट्रूप्स जो कि कम थे वो पीछे हटे। तो अब जो है चीन पीछे कर दिया अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिकों सेनाओं को, किसके तरफ से, उत्तर कोरिया के तरफ से। ठीक है, और अंततः जो है यह बात हुई कि अब चीन के ऊपर भी क्या युद्ध घोषित किया जाए, तो अमेरिका ने कहा कि अब ये करने की स्थिति नहीं है। और फाइनली जो है ये 38वीं रेखा को मान लिया गया, फाइनल रेखा मान लिया गया, जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया गया। ठीक है, तो एक इस वाले मैप पे हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो फिर यहां पर जो है इसको सीमा रेखा मान लिया गया और युद्ध जो है समाप्त हो गया। लेकिन एक बात और यहां जान लीजिए
कि केवल युद्ध विराम हुआ, कोई संधि नहीं हुई। 1953 में जो कोरियाई युद्ध समाप्त हुआ वो केवल जो है युद्ध विराम था, संधि नहीं हुई। और संधि नहीं हुई इसका मतलब ये था कि युद्ध अभी भी जारी है। तो टेक्निकली युद्ध चल रहा था और युद्ध जारी है, भले ही युद्ध नहीं हो रहा है। इसके संधि ना करने के पीछे अमेरिका का यह तर्क बताया जाता है कि अमेरिकी सैनिक जो है इसके आसपास रहेंगे, इस नाते से कि अभी जो है युद्ध विराम केवल ये हुआ कि भाई कुछ दिन युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो युद्ध जब चल ही रहा है तो ऐसे में जो है अमेरिकी सैनिक इस एरिया में रहेंगे। इस नाते से अमेरिका ने फाइनल संधि नहीं की, लेकिन ये दोनों देश जो है बन गए और आज तक जो है ये चल ही रहे हैं। 1948 से स्थापित होकर अभी तक चल ही रहे हैं। और बाद में जो है 1991 के बाद दोनों देशों को अलग अलग मान्यता भी संयुक्त राष्ट्र से मिली गई। ठीक है, तो ये पूरा मामला यहां तक था। अब जो है इसके बाद आपको ये बताऊं इस युद्ध के बारे में, जिसमें हमने 60 में देखा है कि अमेरिका जो है घुस गया दक्षिण कोरिया की मदद के लिए और उत्तर कोरिया में पीछे तक प्योंगयांग वाले इलाके पर भी कब्जा कर लिया। तो देखिए यहाँ बताया जाता है कि कम से कम 20 लाख लोग उत्तर कोरिया के मारे गए, अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए। कोई ऐसा टाउन, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा था उत्तर कोरिया का जो नष्ट न हो गया था। बहुत बुरी तरीके से जो है अमेरिका ने वो हमला चलाया था। और इन सब अत्याचारों के वजह से एक अमेरिका विरोधी सेंटीमेंट जो है उत्तर कोरिया के नागरिकों में है और वो अविश्वास की नज़र से जो है उनको देखते हैं। इस युद्ध में जो है जो कोरियन वार था जो 3 साल तक चला, इसमें जो है अमेरिकी सैनिकों ने बहुत जो है अत्याचार उत्तर कोरिया पर किया। अब यहाँ आ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है 1994 से 2011 तक किम जंग इल कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर बने और उसके बाद सबसे विवादित अभी तक के किम जंग उन कोरिया के तीसरे सुप्रीम लीडर बने। ठीक है, ये आपने फोटो देखा जो है सब एक साथ जो है। उसके बाद जो है कुछ और बातें बताना चाहूँगा। तो नॉर्थ कोरिया में जूचे इस विचारधारा को माना जाता है जिसका कि अर्थ होता है सेल्फ रिलायंस और जिसे हिंदी में हम कहते हैं आत्मनिर्भरता। तो इस देश का नारा क्या है? आत्मनिर्भरता, यानी जूचे। हालांकि आत्मनिर्भरता के चक्कर में आज नॉर्थ कोरिया इकोनॉमी के हिसाब से भी, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी पूरी दुनिया के लिए एक बंद देश है जिसका पूरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। तो जूचे विचारधारा का ये सिंबल है जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इतनी बात हमने कर ली। अब थोड़ा हम पीछे जाना चाहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1948 में नॉर्थ और साउथ नामक 2 देश बन गए कोरिया में ही, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया अमेरिकी प्रभाव में एक कैपिटलिस्ट कंट्री बना और नॉर्थ कोरिया साम्यवादी रूस के प्रभाव में एक सोशलिस्ट देश बना, एक जो है कम्युनिस्ट कंट्री बन करके वो उभरा। ठीक है, तो अब इतने वर्षों बाद 1948 से लेकर के और बाद में 1953 के कोरियन युद्ध के बाद हम देखें तो दोनों देश कहाँ खड़े हैं, इसका हम कंपैरिजन करना चाहेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा देश जो है लाभ में रहा। रूस का पक्ष चुना उत्तर ने और दक्षिण ने अमेरिका का पक्ष चुना। तो अब अगले जो है इसमें स्लाइड में आप जो है इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं। तो पहला क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ है, तो कोरियन है। कैपिटल कहाँ कहाँ है, तो प्योंगयांग है, सियोल है। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्क्रिप्ट की बात है और उसके बाद जो है गवर्नमेंट की बात है। तो यहाँ क्या है, जूजे सिंगल पार्टी स्टेट है। कौन? उत्तर कोरिया सिंगल पार्टी स्टेट है, बल्कि इसे जो है कहा जाए तो एक सर्वशक्तिमान
यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है किम जंग उन या किम का पूरा परिवार, ठीक है। और यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ पर तानाशाही है। कब फॉर्मेशन हुआ? तो नॉर्थ कोरिया 9 सितंबर और ये 15 अगस्त 1948। एरिया कितना है? तो 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर और लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका साउथ का। पॉपुलेशन कितना है? तो यहाँ 24 मिलियन है और यहाँ 50 मिलियन है, यानी लगभग दुगुना। उसके अलावा जीडीपी की बात करें तो ये 40 बिलियन डॉलर है और ये जो है 1.755 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है। जीडीपी पर कैपिटा कितना है? तो यहाँ 1800 है और यहाँ 34,000 है। तो अब रुक के कुछ बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो साउथ कोरिया है वो बहुत तेजी से औद्योगिकरण के रास्ते पर चला और जब जापान 90 के दशक में स्लो हुआ तो वहाँ से तो बहुत ज़बरदस्त छलांग साउथ कोरिया ने लगाई। और उस साउथ कोरिया की ताकत को, उसके इकोनॉमिकल पावर को आप इस बात से समझ सकते हैं कि वहाँ की कंपनी सैमसंग अभी पिछले 5 वर्ष पहले तक जो है चीन के बाज़ारों में नंबर 1 कंपनी रही और भारत में उसका सैमसंग का क्या प्रदर्शन रहा आप जानते ही हैं। वो जो है साउथ कोरिया की ही कंपनी रही। तो इतना छोटा ये देश है लेकिन कई जो है कारों की कंपनियां भी यहाँ आप देख सकते हैं और बहुत मजबूत और विकसित देश हो चुका है साउथ कोरिया। 34,000 लगभग 35,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम, आप समझ रहे हैं कि ये धनी राष्ट्रों में है साउथ कोरिया। और ये बहुत ही गरीब स्थिति में है जो है नॉर्थ कोरिया। तो दोनों देश एक ही देश, बंटवारे के बाद इतने सालों में इतना अंतर आ गया। साउथ कोरिया एशिया का जो है लायन कहा जाने लगा जो है। और ये स्थिति, ये करेंसी क्या है उसके बारे में दिया गया, ये दिया गया। तो एक जो है यहाँ कंपेरिजन, मिलिट्री का भी कंपेरिजन है, कहाँ पर कितने हैं वो भी जो है दिया गया। हालांकि एक बात बताऊं, नॉर्थ कोरिया में जो है अनिवार्य मिलिट्री है और यहाँ पर उस तरह की बात नहीं है। तो ये पूरा कंपेरिजन जो है ये हमें बहुत सारी लर्निंग्स देता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक जो है रात में सैटेलाइट इमेज शूट की गई थी, ये अंतर बताने के लिए कि इन दोनों देशों में कितना अंतर है। तो ये जो है पूरा कोरिया प्रायद्वीप है, इसमें जो ये लाइट जल रहा है ये पूरा एरिया जो है साउथ कोरिया का है। तो ये बताया जा रहा है कि रात में जो है सैटेलाइट से खींचे गए फोटो में कि पूरा लाइट ये जल रहा है, पूरा जो है प्रकाशित क्षेत्र है और यहाँ पर लाइट की ही स्थिति नहीं है, यहाँ बिजली ही नहीं है। थोड़ा बहुत प्योंग वाले इलाके में लाइट जो है, प्योंगयांग वाले इलाके में थोड़ा लाइट दिख रही, बाकी जो है पूरे नॉर्थ कोरिया में बिजली नहीं है। ये इस नाते से प्रोजेक्शन इसका किया गया है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर जो है संपूर्ण हुआ। इसके आगे जा कर के हम पूरा जो है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन को समझेंगे और उनकी बातचीत क्यों नहीं फाइनल हो रही है, क्या परेशानी है, उसको भी हम समझेंगे। तो ये लेक्चर आपको जैसा भी लगा हो उस हिसाब से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।